गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 विज्ञान विषय का अध्ययन हम कर रहे थे। क्लास 7 में विज्ञान विषय में हमारा चैप्टर नंबर 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन चल रहा था, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने रासायनिक परिवर्तन के विषय पर चर्चा की थी। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो टॉपिक है अपना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में हम पढ़ रहे थे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं ये पढ़ लिया था। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण पढ़ रहे थे। रासायनिक परिवर्तन का ही एक हम प्रमुख उदाहरण अपने पर्यावरण में देखते हैं कि वायुमंडल में वो ऊपर की तरफ जो ओजोन परत है वो एक सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करती है। ओजोन परत पर्यावरण के अंदर एक सुरक्षात्मक कार्य करती है। तो किस प्रकार से ओजोन परत सुरक्षात्मक कार्य करती है? ओजोन द्वारा सुरक्षात्मक कार्य। ओजोन परत है वो सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करती है। वायुमंडल के अंदर सूर्य से कुछ हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें आती हैं। यदि वो विकिरणें पृथ्वी तक पहुंच जाएं तो वो यहाँ के जीव जंतुओं के लिए बड़ी हानिकारक होती हैं। लेकिन वायुमंडल में ओजोन परत जो है वो उन विकिरणों का अवशोषण करती है और उन विकिरणों को अवशोषित करके ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देती है, जिससे वो हानिकारक विकिरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं और वो हमारी है वो एक सुरक्षात्मक आवरण की तरह वो कार्य करता है। ये सुरक्षात्मक जो कार्य है वो एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि ओजोन परत के पास आई हानिकारक विकिरणें और वो कौन सी पराबैंगनी विकिरणें, और उन पराबैंगनी विकिरणों को ओजोन परत परिवर्तित करती है ऑक्सीजन में। तो इस प्रकार से ओजोन पराबैंगनी विकिरणों का ऑक्सीजन में परिवर्तित होने की जो ये क्रिया है वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे ही और भी हम रासायनिक परिवर्तन देखते हैं। जैसे रासायनिक परिवर्तन के और भी उदाहरण, जैसे सेव या आलू को आपने शायद काट करके देखा होगा या कटे हुए सेव आलूओं को देखा होगा। जैसे देखिए, अमूमन हम घरों में सब्जी बनाते हैं, आलू को काटा जाता है तो आलू को काटते समय या काटने के ठीक तुरंत बाद उसको पानी में रखा जाता है। ऐसे ही सेव को काटने के बाद तुरंत उसका उपयोग किया जाता है या फिर उसको फ्रीज में रखा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। कटे हुए सेव या आलू जो होते हैं वो वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके और एक भूरे रंग का नया पदार्थ बना देते हैं, जिससे उनके कटे हुए भाग के ऊपर एक भूरे रंग की परत आ जाती है और जिससे हमें ऐसा अनुभव होता है, लगता है कि ये खराब हो गया
है। तो इस प्रकार है वो यहाँ पर एक प्रकार का परिवर्तन हुआ। कटे हुए सेव की जो परत जो है उसका भूरे रंग में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है, वहाँ पर सेव के अंदर उपस्थित जो अम्ल है वो ऑक्सीजन के साथ उसने अभिक्रिया की और एक भूरे रंग का नए पदार्थ का वहाँ निर्माण करता है। तो यहाँ है वो एक रासायनिक परिवर्तन संपन्न हुआ है, एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये कुछ जो है वो उदाहरण है वो किसके हैं? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। ऐसे ही लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगने की जो क्रिया है वो हम पढ़ चुके हैं। लोहे पर है वो जंग लंबे समय तक, जब लोह धातु ऑक्सीजन और जल या नमी के जब संपर्क में रहती है तो उसके ऊपर भी एक मटमैले भूरे रंग की परत जमा हो जाती है। यहाँ यानी कि वो जो लोह धातु थी वो ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया करके और वो एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। यानी वहाँ पर एक प्रकार की अभिक्रिया संपन्न होती है और वो जो बनने वाला जो नया पदार्थ है वो जंग होता है। देखिए इस क्रिया की रासायनिक समीकरण ये है फेरिक, यह है ऑक्सीजन, यह है जल। इन दोनों की तीनों की रासायनिक अभिक्रिया होती है और Fe2O3 ये जंग का रासायनिक सूत्र है। Fe2O3 इसका निर्माण कर देता है। यानी इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। तो ये जो एक प्रकार का परिवर्तन हुआ है, यानी इसमें दो या दो से अधिक जो पदार्थ हैं उन्होंने आपस में अभिक्रिया की और आपस में अभिक्रिया करके नए यौगिक का निर्माण कर दिया। ये जो नया यौगिक है वो पुनः इन पदार्थों में परिवर्तित नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की जो ये क्रिया संपन्न होती है ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई, रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो ये कुछ जो है वो उदाहरण आपकी किताब के अंदर बिल्कुल रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण है वो दिए हुए हैं जो मैंने आपको बताया है। रासायनिक परिवर्तन जो यहाँ संपन्न होता है और जंग का निर्माण होता है और इस जंग के निर्माण से लोह जो धातु है वो संसारित होती है। यानी लंबे समय तक यदि ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में जब लोह धातु रहती है तो वो संसारित होकर के यानी नष्ट होने लगती है और उस लोह धातु का जंग में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है और जिससे वो क्या होती है, नष्ट होती है। इसे बचाने के लिए या लोह पर जंग लगने से सुरक्षा के लिए उस पर क्या किया जाता है, उस पर क्रोमियम या जस्त जैसी धातुओं की परत चढ़ाई जाती है। क्रोमियम या जस्त जैसी धातुओं की परत चढ़ाने की ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया यशद लेपन कहलाती है। यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन। यशद लेपन
इसे कहते हैं यसत लेपन। यानी लो धातु के ऊपर क्रोमियम या जस्त जैसी एक्रिय धातुओं की परत चढ़ाने की प्रक्रिया यसत लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। इस यसत लेपन या गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा लो को हम संसारित होने से बचा सकते हैं, लो की हम सुरक्षा कर सकते हैं। आपने शायद उदाहरण देखा होगा कि कुछ ऐसे है वो हम उपकरण उपयोग में लाते हैं जिनके ऊपर लो के ऊपर जस्ते या क्रोमियम की परत चढ़ी हुई होती है। जैसे साइकिल आपने देखी होगी, बाइसिकल, साइकिल का जो हैंडल होता है वो लो धातु का बना हुआ होता है, लेकिन उस पर लंबे समय तक जंग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उस हैंडल के ऊपर है वो क्रोमियम या जस्ते की परत चढ़ाई हुई होती है, जिससे लंबे समय तक उसके ऊपर है वो जंग नहीं लगता है और वो हमें चमकीला सा है वो अनुभव होता है। तो ये जो है वो उस लो धातु के ऊपर क्रोमियम या जस्ते की परत चढ़ाने की ये प्रक्रिया है वो यसत लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाती है, जिससे लो धातु पर जंग लगने से बचाया जा सकता है। ऐसे ही आपने शायद उदाहरण देखे होंगे कि जल में चलने वाली समुद्री जहाजें होती हैं और वो सारी लो की बनी हुई होती है। उन लो की बनी हुई जहाजें जो हैं वो समुद्री पानी हमें पता है लवण युक्त होता है, और लवण युक्त पानी है वो लवण युक्त जो पानी है वो जंग लगने की प्रक्रिया को तेज कर देता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देता है, परिवर्तन को तेज कर देता है। तो उसमें हाँ वो जल्दी ही जंग लगना प्रारंभ हो जाता है। अमूमन है वो जहाजें हैं वो पानी और नमी के संपर्क में रहती हैं, जिससे वो जल्दी ही संसारित होकर के नष्ट हो सकती हैं। उन्हें संसारित होकर नष्ट होने से बचाने के लिए उनके ऊपर है वो कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का पेंट किया जाता है, और उनके पेंट करने से वो जल्दी से संसारित नहीं होती हैं। जस्ते या क्रोमियम की परत उसके ऊपर चढ़ा दी जाती है, जिससे वो जल्दी है वो क्या नहीं होती हैं, नष्ट नहीं होती हैं। और लगभग क्या है कि प्रति वर्ष उनके जो पानी के संपर्क में रहने वाला भाग है उसको बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम उस लवणयुक्त समुद्री पानी में चलने वाली जो जहाजें हैं उनको नष्ट होने से बचाने के लिए किया जाता है। ये हम उदाहरण देखते हैं। तो इन सब उदाहरणों से ये बात स्पष्ट होती है कि जहाँ रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन संपन्न होते हैं और उन रासायनिक परिवर्तनों के माध्यम से जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, उस अभिक्रिया में बनने वाला जो नया पदार्थ है वो पूर्ववर्ती पदार्थ में परिवर्तित नहीं हो सकता। उस पदार्थ के गुण अपने पूर्ववर्ती पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होते हैं। वो एक नए उस अभिक्रिया में एक नया पदार्थ है वो बनता है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं जिनमें एक नया पदार्थ बनता है, जिस अभिक्रिया में या जिस परिवर्तन में बने पदार्थों के गुण है वो अपने पूर्ववर्ती पदार्थों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया अनउत्क्रमणीय रूप में चलती है, तो ऐसे गुण वाले जो रासायनिक परिवर्तन संपन्न होते हैं उन परिवर्तनों को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत हमने दो बातें पढ़ी हैं, पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। दोनों ही परिवर्तनों के मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण बताए हैं वीडियो के माध्यम से, और क्रियाकलाप भी बताए हैं। उनको समझने का प्रयास करें।
अब अपना अगला एक टॉपिक और रह जाता है इस पाठ का, और वो है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या होता है? देखिए, क्रिस्टलीकरण क्या है? किसी भी हवा पदार्थ की शुद्ध तथा बड़े क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो क्रिस्टलीकरण कहलाती है। किसी भी पदार्थ के विलयन से शुद्ध और बड़े क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण कहलाती है। क्रिस्टलीकरण का एक मुख्य उदाहरण हम वो देखते हैं कि साधारण नमक जो हम घरों में काम में लेते हैं उसको प्राप्त करने के लिए समुद्री जल को क्यारियों में इकट्ठा कर लिया जाता है और इकट्ठा करके उसको वो वाष्पित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। वो जल वहाँ से वाष्पित होता है और शुद्ध नमक वहाँ पर बचा हुआ रह जाता है। तो इस प्रकार से वो समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की ये जो प्रक्रिया है वो लेग्यून कहलाती है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा वो नमक, साधारण नमक प्राप्त कर लिया जाता है। तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं। इसका हम एक क्रियाकलाप करके स्पष्ट कर सकते हैं। एक बीकर के अंदर कुछ जल ले लेते हैं, उसमें नमक का पाउडर या चूर्ण घोल करके उसको बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद जैसे ही उसमें से जल वाष्पित हो जाता है तो फिर उस नमक को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उसमें वो समुद्री जलीय जो नमक का विलयन था उस नमक के हमें छोटे छोटे क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। क्रिस्टल नाम किसका है? दानों का। छोटे जो दाने होते हैं उन्हें क्रिस्टल कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हम वो साधारण नमक भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही वो इसी प्रयोग के अंदर एक बीकर में जल लेकर के कुछ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल करके उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन डालते हैं और फिर उस विलयन को थोड़े समय के लिए हिला करके उसको वो ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट के कुछ हमें क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इस पूरी जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को हम वो क्रिस्टलीकरण कहते हैं। यानी तो किसी पदार्थ के विलयन से शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण कहलाती है। इसके साथ वो लगभग अपना पाठ है वो कंप्लीट हो गया है। इस पाठ के अंदर कुछ कठिन शब्द आए हैं जिनको मैंने पाठ के अंदर ही डिस्क्राइब या वर्णित किया है। जैसे रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जैसे यशद लेपन किसे कहते हैं, जंग लगना क्या होता है और क्रिस्टलीकरण क्या होता है। इन सभी शब्दों को वीडियो के माध्यम से क्लियरली परिभाषित किया है। फिर भी यदि किसी के नहीं समझ में आए तो वो दोबारा पूछ सकते हैं। लगभग अपना पाठ कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में इस पाठ के हम वो अभ्यास प्रश्न करेंगे। पाठ को अच्छे तरीके से पढ़ना, समझना, वीडियो को सुनना और उसके बाद अभ्यास प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना। कोई प्रश्न नहीं आए तो मेरे से पुनः पूछना। इसी के साथ धन्यवाद।